हेलो नमस्कार साथियों। आज क्विज हम शुरू करते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण की माप किस इकाई से की जाती है? रोंटगेन, जूल, सेकंड, न्यूटन। इसका हमारा सही आंसर है रोंटगेन। चलो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये साइंटिस्ट हैं रोंटगेन। ये विल्हेम कॉनरैड रोंटगेन इनका पूरा नाम है। 27 मार्च 1845 में इनका जन्म हुआ। लेनेम्पराइन प्रांत जर्मन परिसंघ में इनका जन्म हुआ था। 10 फरवरी 1923 70 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। राष्ट्रीयता ये जर्मनी के थे। भौतिकी के क्षेत्र में एक्सरे, खगोल विज्ञान और ये स्ट्रासबर्ग, होहेनहेम ये विश्वविद्यालय हैं। ग्रीनसन, बुजुर्ग वर्ग, इन संस्थानों में उन्होंने अपना योगदान दिया था। म्यूनिख विश्वविद्यालय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न क्षेत्रों में किस क्षेत्र की आय गणना आय विधि से की जाती है? देखो आय गणना जो हमारी की जाती है वो कृषि संबंध गतिविधियां, मत्स्य, वानिकी। हमारा इसका सही आंसर है बैंकिंग और बीमा। इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देखो देते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। उन्होंने तत्कालीन भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए वार्षिक बताया था। राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति प्रोफेसर बी राव थे। स्वतंत्र भारत में 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय आय के संबंध में अपने 2 रिपोर्ट प्रस्तुत किए। किंतु इसी बीच इस कार्य को ठीक से करने के लिए एक स्थायी संगठन स्थापित किया गया, जिसका नाम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है आज भी है। इसकी स्थापना 1951 में की गई। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1951 में इसकी स्थापना की गई। कई केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। जो सांख्यिकी संगठन है वो हमारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, उसके अंतर्गत काम करता है, जो भारत सरकार का। वर्तमान समय में भी यही संस्था राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करती है। चूंकि पीसी महालनोबिस का जन्म 29 जून को आता है, अतः इस दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय आय की माप गणना मतलब विधि से जिनसे की जाती है। राष्ट्रीय आय की माप के लिए मुख्यतः 3 विधि हैं। देखो, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। जो हमारी आय विधि से जो की जाती है बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में, और कई भी होती हैं जो आय विधि से की जाती है। तो ये हमारी 3 विधियां हैं, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। देखो 3 विधि अलग अलग क्या क्या हैं। उत्पाद विधि में जो हमारा किया जाता है मुख्यतः 3 क्षेत्र आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि, मत्स्य, खनन आदि शामिल होते हैं। जीडीपी में योगदान लगभग 14% होता है। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलपूर्ति को शामिल किया जाता है। जीडीपी में योगदान लगभग 28% होता है। जबकि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बीमा, बैंकिंग, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार सेवा इत्यादि को शामिल किया जाता है। इनका जीडीपी में योगदान लगभग 58% होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। द्वितीय विधि हमारी है आय विधि, इनकम मेथड। इस विधि में इनकम मेथड में विभिन्न वर्गों द्वारा अर्जित आय को जोड़ा जाता है। इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निश्चित दिए हुए वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों जैसे मजदूरी एवं पारस्परिक विदेशों से साधनों की शुद्ध आय, लाभांश, लगान और किराया, सरकारी उद्यानों के लाभ, अतिरिक्त लाभ, ब्याज, कर्मचारियों के कल्याण के लिए अंशदान, स्वनियुक्त सेल्फ एम्प्लॉय आय इत्यादि का समग्र योग किया जाता है। इसे सकल राष्ट्रीय आय कह देते हैं, GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम कहते हैं इसे। ठीक। और जो हमारी थर्ड विधि है, इस विधि को हम कहते हैं व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। इस विधि के अंतर्गत किसी दिए हुए वर्ष में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय, आयतों पर व्यय जैसे
उपभोग जो हम खर्च कर देते हैं, उपभोग कर लेते हैं, उस पर व्यय होता है। निवेश करते हैं, उस पर व्यय होता है। सरकारी व्यय होता है। आयात जैसे हम डीजल पेट्रोल मंगाते हैं, उस पर व्यय होता है। जो व्यय किया जाता है उसको हटा करके इसे सकल राष्ट्रीय व्यय कहते हैं, जीएनआई कहते हैं, जीएनई, नेशनल ग्रॉस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत की देखो सर्वाधिक प्राचीन भाषा हमारी तमिल है। तमिल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ। देखो ये तमिल भाषा है। तमिल भाषा लिपि इस प्रकार लिखी जाती है। तमिल उच्चारण यह बोली जाती है, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? भारत, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, अन्य देशों में। अन्य देशों में उनमें बोली जाती है जो भारत या श्रीलंका से जा करके प्रवासी या मलेशिया जो तमिल भाषी लोग अमेरिका, इंग्लैंड या अन्य ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे देशों में जाकर के बस गए हैं, तो उन प्रवासियों द्वारा बोली जाती है। 6.7 करोड़ मातृभाषा, लगभग 6.7 करोड़ इसको बोलने वाले, टोटल बोलने वाले 7.7 करोड़ हैं। भाषा परिवार इसका द्रविड़ है, तो तमिल कन्नड़ है, तमिल कोडगु है, तमिल मलयालम है, तमिल आधिकारिक स्तर, आधिकारिक भाषा घोषित तमिल की है आधिकारिक श्रीलंका और सिंगापुर में। नियामक कोई इसका नियामक नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहती है। बताइए, ध्वनि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या चीज अपरिवर्तित रहती है? चाल, आयाम, तीव्रता या आवृत्ति। देखो किसी माध्यम में, एक माध्यम से आ रही है, वायु से आ रही है, या किसी दीवार से टकराएगी, या किसी से भी लोहे से, या कोई अन्य जल से, तो वो क्या करेगी? चाल तो उसकी कम होगी, उसका आयाम भी बदल जाएगा, तीव्रता उसकी कम हो जाएगी, लेकिन आवृत्ति उसकी कभी नहीं बदलेगी। अगर हम, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरी आवाज की आवृत्ति बदल गई तो क्या होगा? तो मेरी आवाज ही बदल जाएगी। मैं कुछ बोल रहा हूँ और कुछ अलग हो जाएगा। तो कभी भी आवृत्ति नहीं बदलती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। इसके बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। ध्वनि का वेग सीधे तरंग दैर्घ्य के अनुपात में होता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अनुपात में। जब ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यदि ध्वनि का वेग दोगुना हो जाता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य दुगनी हो जाती है। जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो अगर ध्वनि यहाँ चल रही है मान लो 1 की स्पीड से, तो इसमें आएगी तो 2 की से हो जाएगी, तो इसकी तीव्रता भी क्या हो जाएगी? तरंग दैर्घ्य की दोगुनी, जो तरंग दैर्घ्य है उसकी वो भी दुगनी हो जाएगी। ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि के स्रोत पर निर्भर करती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं स्रोत हूँ ध्वनि का, तो ये मेरे ऊपर निर्भर करती है। मैं जिस आवृत्ति में बोल रहा हूँ वही आवृत्ति इसकी बनी रहेगी, या कहीं किसी अन्य स्रोत से ध्वनि निकलती है तो वो ही उसकी आवृत्ति होती है। इसलिए आवृत्ति कभी परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? बताइए, शुद्ध जल का पीएच मान। पीएच मान हमारा होता क्या है? पीएच मान हमारा 0 से लेकर के 14 होता है। कितना? 14 तक। और 7 क्या होता है? उदासीन। उदासीन उदासीन होता है 7। अगर नीचे है तो हमारा अम्ल है, और ऊपर है तो क्षार है। और 7 पे है, अगर अम्ल और क्षार मिलते हैं तो उदासीन बना देते हैं, लवण बना देते हैं। तो हमारा जल का पीएच मान कितना है? 7 होता है। इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी क्या है? पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षार का एक माप है। इसे द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों H+ की गतिविधियों के सहलगुणक लॉगरिथम के रूप में परिभाषित किया है। हाइड्रोजन के गतिविधि लघुगणक को प्रयोगात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता है, इसलिए वे सैद्धांतिक गणना पर आधारित होते हैं। पीएच स्केल कोई सुनिश्चित स्केल नहीं है। इसका संबंध मानक विलयन के एक सेट समुच्चय के साथ होता है, जिसके पीएच का आकलन अंतरराष्ट्रीय संविदा के द्वारा किया जाता है। जो पीएच है ये हाइड्रोजन के जो आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, उनके सहलगुणक के साथ मापा जाता है। डायरेक्ट हम हाइड्रोजन से इसको नहीं माप सकते। पहले नंबर तो एक इसका अंतर ये है। सेकंड बात ये है कि ये कोई एक मानक स्केल नहीं है इसका, ये केवल एक मान्यता है। और इसके अन्य जो कुछ चीजें हैं उनके बताए दे रहे हैं किस किस के पीएच कितने। पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1919 में कोल्सबर्ग में एक लेबोरेटरी के डेनिश रसायन शास्त्री सोरेन
पेडरोलॉजिस्ट सोरेनसन ने प्रस्तुत किया था। देखो नींबू का पीएच कितना होता है 2.4। NaCl क्या होता है, नमक। नमक क्या होता है, हमारा नमक होता है लवण। लवण क्या होता है, लवण के पीएच कभी उदासीन होते हैं, उनका सेवन होगा। शराब का पीएच 2.8 होता है। मानव मूत्र का पीएच 4.8 से 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच 8.5 होता है। आंसू आंसू का पीएच 7.4 होता है। मानव लार का पीएच 6.5 से 7.5 होता है। देखो अन्य एसिडिक जो हैं उनके पीएच, HCl एक अम्ल होता है बहुत, इसका पीएच 0 होता है। ये बहुत तेज अम्ल होता है, एकदम जला के रख देगा। इसका कितना होता है 0। H2SO4 ये भी बहुत हाई होता है, इसका 1 होता है, कम, इससे थोड़ा कम होता है। सेब सेब और सोडा का पीएच मान हमारा 3 होता है। अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। केले का पीएच मान 4.5 से 5.2 होता है। एसिड वर्षा का पीएच मान 5.0 के आसपास होता है। रोटी का पीएच मान 5.3 से 5.8 होता है। तो रोटी भी हमारे अम्लीय होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए के अणु में क्षारक बेसों की इकाइयों का संबंध होता है। जो डीएनए के अणु होते हैं, हमारी डीएनए की इकाई ऐसी होती है, थोड़ी सर्पिलाकार, इस तरीके से होती है डीएनए की इकाई। तो इनके जो बेसों की इकाइयों का जो संबंध होता है, अब इसको समझिए, बेसों की इकाई क्या होती है। इनका ए और टी तथा सी और जी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसको एक बार समझ लीजिए। जैसे डेनिन, डेनिन ए 2 हाइड्रोजन, डेनिन ए 2 हाइड्रोजन, मतलब ए के जो 2 हाइड्रोजन है हमारे, ए के 2 हाइड्रोजन है वो थाइमिन, टी थाइमिन के साथ जुड़े होते हैं। और ग्वानिन मतलब जी के 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से साइटोसिन के साथ जुड़े होते हैं। साइटोसिन सी साइटोसिन के साथ जुड़े होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर, इनके बेस होते हैं, इसमें हाइड्रोजन से ये इनकी बॉन्डिंग होती है। यही बॉन्डिंग इनकी ए और टी और सी और जी होती है। ए का मतलब हमारा डेनिन ए हाइड्रोजन होते हैं और ग्वानिन जी होते हैं तुम्हारे, और थाइमिन टी और साइटोसिन सी होते हैं। ये देखो, ये इसकी श्रृंखला होती है डीएनए की, इस प्रकार ये बॉन्डिंग होती है। ये जो चल रहे हैं इसके, ये इसकी बॉन्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है। टेगा, टुंड्रा, हिमच्छादित क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है टुंड्रा, हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में देखो जानते हैं। टुंड्रा प्रदेश के दक्षिणी भाग नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एवं रूस से नकली पत्ती वाले कोणधारी वन पाए जाते हैं, जिन्हें टैगा कहते हैं। नुकीली पत्ती वाले कोणधारी वन पाए जाते हैं, जिन्हें टैगा कहते हैं। इसलिए जो टैगा वनों के प्रमुख वृक्ष चीड़, प्रस्तुत, सिल्वर, फर, वर्च, बलूत आदि हैं। इन वनों में भालू, भेड़िया एवं मिंक आदि पशु पाए जाते हैं। तो ये टुंड्रा प्रदेश हैं। जैसे इंग्लैंड के बाद जैसे हम क्रॉस करेंगे तो स्वीडन, जो फिनलैंड जो देश हैं यहाँ लगातार इस तरीके से, इधर रूस आ जाता है। तो ये देश तो तुम्हारे किसके हैं, यूरोप के। फिर एक रूस जो एशिया यूरोप दोनों में है, इनके हमारे उत्तरी ध्रुव की तरफ ये पाए जाते हैं वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। देखो इसका सही आंसर है 31 अक्टूबर 1947। स्वतंत्र होने के बाद 31 अक्टूबर 1947 को पहली बैठक हुई थी। चलो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। भारतीय संविधान सभा की मोहर प्रकार एक सदनीय है। 6 दिसंबर 1946 को। स्थापना कब हुई थी संविधान सभा की, 6 दिसंबर 1946 को। ये भंग हुई 24 जनवरी 1950 को।
जनवरी 1950 को ये भंग हुई थी। पूर्ववर्ती इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, उत्तरवर्ती भारत संसद, इसको पहले इसका क्या नाम था, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, और उस आज़ादी के बाद भारतीय संसद का नेतृत्व किया। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे इसके, सच्चिदानंद सिन्हा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर एसपीएफ संवैधानिक सलाहकार थे, और बीएन राव उपाध्यक्ष थे। हरेंद्र कुमार मुखर्जी बीटी कृष्णमाचारी संरचना। सीटें कितनी थी, 389 दिसंबर 1946 जून 1947 में थी, और 299 जून 1947 से जनवरी 1950 तक। राजनीतिक गुट थे कांग्रेस, सीट थी 208, एआईएमएल सीट 73 थी, अन्य की सीट 15 थी, और रियासतों की 93 थी। चुनाव सरल बहुमत प्रणाली बैठक स्थान संसद भवन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, बताइए आर्य कहाँ से आए थे। आर्य आए थे भूमध्य एशिया से। कहाँ से, भूमध्य एशिया से। जैसे ये हमारा भारत है, ये भारत है, तो इस साइड भूमध्य एशिया के सभी देश बसे हुए हैं। 5 देश हैं, पांचों यहाँ हैं। तो आर्य यहीं से अफगानिस्तान होकर के भारत आए थे। तो ये अपने आप को क्या कुलीन या श्रेष्ठ मानते थे, तो इनको क्या कहते थे, कुलीन या श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये अपनी संस्कृत भाषा लेकर के आए थे, और ये संस्कृत भाषा में बात करते थे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक ओके बाय।